ग्रामीण इलाकों में चलते ट्रक में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बिजली के तार के स्पार्किंग के कारण चलते हुए ट्रक में चिंगारी गिर गई और ट्रक में आग लग गई। बारदाने से भरा ये ट्रक एमपी के श्योपुर जा रहा था। मौके पर पहुंची इटावा थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन ट्रक का ज्यादातर हिस्सा जल गया। तो कोटा से खबर है, तस्वीर कोटा से, जहां आग लगने से ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस ट्रक में बारदाना भरा हुआ था और ये ट्रक एमपी के श्योपुर जा रहा था। इसी बीच तार की स्पार्किंग के कारण एक चिंगारी इस ट्रक में गिरी और उस चिंगारी ने बड़ी बड़ी लपटों का रूप ले लिया और इस ट्रक को अपने आगोश में ले लिया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन ट्रक जलकर खाक। और झालावाड़ से बड़ी खबर, लोहारिया क्यासरा क्षेत्र के जंगलों में भी भीषण आग। इस आग से जंगलों को काफी नुकसान पहुंचा है। पेड़ पौधे जलकर पूरी तरह खाक हो चुके हैं। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये गोविंदपुरा और लोहारिया के बीच जो जंगल है उसमें आग लग गई है जी, जिस पर हम आए हैं पुलिस इमदाद लेके। तो यहाँ ग्रामीण आसपास के जो गांव पड़ते हैं, इनकी ग्रामीण लोगों की मदद से आग पर तकरीबन काबू पा लिया गया है। और बाहर से भी दमकल को बुलाया गया है, पीड़ावा और एक यहाँ झालावाड़ से, जिसका भी सहयोग। जोधपुर से खबर, जोधपुर के सूरसागर थाना क्षेत्र में एक कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार लोगों ने कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इसके बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। दरअसल बड़ली क्षेत्र हाईवे पर एक कार जा रही थी, तभी कार के बोनट से धुआं उठता दिखाई दिया। कार चालक ने समझदारी दिखाते हुए कार को रोका और सभी लोगों को बाहर निकाला गया। इतने में आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। सीकर में जमीन विवाद में जंग, 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 6 लोग घायल हुए। घायलों में 3 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। फतेहपुर अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। सीकर के फतेहपुर सदर थाना इलाके के टिठावत पीरान गांव में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग, 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार घायल फूलराम सहित 3 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। सीकर से सहयोगी संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, पूरा मामला क्या, क्यों ये मारपीट हुई, क्या विवाद था, घायलों की फिलहाल क्या स्थिति? जी सुमित, देखिए मैं बताना चाहता हूं कि ये फतेहपुर इलाके के टिठावता पिरान गांव का ये मामला है, जहां पर 2 पक्ष हैं जो आपस में एक ही परिवार के हैं, एक ही कुनबे के हैं। उनमें काफी समय से ये जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। पहले भी इनके बीच विवाद हुआ था और आज एक पक्ष का ये आरोप है कि वो अपने खेत में थे, इसी दौरान दूसरे पक्ष के 20-25 लोग जो हैं वो कई गाड़ियों में भर करके आए और आते ही इनके ऊपर हमला कर दिया। ये एक ही पक्ष के लोग हैं जो घायल हुए हैं, दूसरे पक्ष में किसी को चोट नहीं हुई है। तो ये माना ये जा रहा है कि पूरे प्लान तरीके से इन पर हमला किया गया है, जिसमें ये 3 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं, वो घायल हुए हैं। इनका ये आरोप है कि जाते समय इनके छप्पर में भी आग लगा कर गए हैं और इनके जो खेत की तारबंदी है उसको भी तोड़ दिया गया है। दूसरा, इस पक्ष का एक सबसे बड़ा आरोप ये है कि ये लोग पुलिस को फोन करते रहे, लेकिन पुलिस जो काफी देर तक मौके पर नहीं पहुंची और करीब 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तो इनका ये कहना है कि पुलिस की मिलीभगत से और इनको जमीन से बेदखल करने के लिए इन पर हमला किया गया है। हालांकि पुलिस इस तरह की घटना से इनकार कर रही है। पुलिस का ये कहना है, पुलिस से भी हमने बात की है तो उनका ये कहना है कि सूचना उन्हें देरी से मिली थी और सूचना मिलने के बाद वो तुरंत ही मौके पर पहुंच गए थे। 10 से 5 मिनट की देरी पुलिस मान रही है, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है उसका ये कहना है कि 1 घंटे की देरी से पुलिस पहुंची है। जी सुमित, ठीक है, मान लेते हैं पुलिस कर्मियों की बात, हम मान लेते हैं कि वो तुरंत पहुंच गए थे, लेकिन अब तक कार्रवाई क्या की पुलिस कर्मियों ने, पुलिस टीम ने? क्या किसी की गिरफ्तारी हुई इस मामले में?
जी बिल्कुल, देखिए पुलिस मौके पर पहुंची। जब तक ये लोग जो घायल लोग हैं ये मौके पे थे, पुलिस इनको लेकर के अस्पताल आ गई और अस्पताल में इनको इलाज के लिए भर्ती करवाया है। अभी तक गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ कोई प्रयास पुलिस ने नहीं किया है। गिरफ्तारी होना तो दूर की बात है। अभी हमारी जब पुलिस से बात हुई तो उनका ये कहना है कि हम मौके पे गए और पहले घायलों का इलाज जरूरी था, इसलिए इनको। ठीक है, शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। सीधा लिए चलते हैं आपको स्वतंत्रता संग्राम और हमारे युवा विषय पर संगोष्ठी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। जलियांवाला बाग के बलिदान का दिन है। जलियांवाला बाग ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक मील के पत्थर जैसी घटना उसे आप कह सकते हैं, जिसने एक जनांदोलित राजनीति का दरवाजा स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में खोल दिया था। उसने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को उत्तेजित और उत्प्रेरित करने का काम किया था। उससे पहले क्रांतिकारी गतिविधियां देश में चल रही थी। कांग्रेस के भीतर नरम दल और गरम दल दोनों तरह की धाराएं अपने ढंग से काम कर रही थी। बनारस षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस, ये सब चले और उसके बाद ये स्वाभाविक रूप से जलियांवाला बाग कांड के बाद जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी वो उनके प्रभाव में बहुत क्रांतिकारी गतिविधियों को उत्तेजित होने की उम्मीद की जाती थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और उसके पीछे कारण ये थे कि कुछ और भी घटनाक्रम उसी दौर में चल रहे थे। 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस लौटे थे और वापस लौटने के बाद अपने गुरु गोखले जी की सलाह पर हिंदुस्तान को उन्होंने घूमना शुरू किया था और एक साल बाद वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना में आए थे और उनकी फर्स्ट पॉलिटिकल स्पीच हुई थी, बेहद क्रांतिकारी भाषण, जहां उन्होंने युवाओं को संबोधित किया था देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के स्थापनोत्सव में, और साफ साफ कहा था कि आजादी अगर प्रेम से नहीं मिलती है तो हमें छीन लेनी पड़ेगी। और गांधी उसी साल लखनऊ कांग्रेस में भी गए थे, वहां उनसे 2 ऐतिहासिक मुलाकातें हुई थी। एक तो इलाहाबाद से गया हुआ जो गांधी के बाद की सबसे पीढ़ी का जो सबसे बड़ा युवा रहनुमा था जवाहरलाल नेहरू, उस नौजवान की मुलाकात वहीं लखनऊ कांग्रेस में दिसंबर में हुई थी। और दूसरी मुलाकात चंपारण से आए हुए एक साधारण किसान राजकुमार शुक्ल की, जिस मुलाकात ने आने वाले वर्ष में 1917 के अप्रैल में गांधी को चंपारण जाने का रास्ता खोला। चलिए, और अब बात 3 के तिलिस्म की। 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए कांग्रेस कोई भी कसर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी के परंपरागत वोटर माने जाने वाले अल्पसंख्यक समुदाय की नाराजगी को दूर करने के लिए भी पार्टी ने एक खास रणनीति तैयार की है। ये रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति। अल्पसंख्यक वोटर्स को साधने में जुटी कांग्रेस। सुजानगढ़ में अहम है अल्पसंख्यक वोटर्स। प्रदेश में 3 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में मुस्लिम मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले इस वर्ग को साधने के लिए इस बार कांग्रेस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। पार्टी के मुस्लिम नेता की बड़ी फौज इस वर्ग को साधने में जी जान से जुटी है। दरअसल सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद तीनों ही सीटों पर मुस्लिम मतदाता अच्छी खासी संख्या में हैं। सुजानगढ़ सीट पर करीब 30,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। राजसमंद सीट पर करीब 15,000 मुस्लिम मतदाता हैं। सहाड़ा सीट पर करीब 12,000 अल्पसंख्यक वोटर्स हैं। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ ने कमान संभाली है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खान बुधवाली, पूर्व मंत्री मकबूल मंडेलिया, पूर्व सांसद अशफाक अली टांग भी क्षेत्र में हैं। पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग ने भी तीनों क्षेत्रों में ऑब्जर्वर लगाए हैं। हर सीट पर 4-4 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। इस बार कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक कई मसलों को लेकर पार्टी से मायूस है। प्रदेश में मंत्रिमंडल में केवल एक ही मुस्लिम मंत्री है। इसके अलावा 10 से ज्यादा अल्पसंख्यकों से जुड़ी संस्थाओं में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होने से नाराजगी है।
मदरसा, पैरा टीचर्स और उर्दू शिक्षकों के पद समाप्त किए जाने से मुस्लिम मतदाता नाराज हैं। तो 6 नगर निगमों में एक भी अल्पसंख्यक महापौर नहीं होने से ये तबका मायूस है। यही वजह है कि पार्टी नेता इस वर्ग की नाराजगी दूर करने की मशक्कत में जुट गए हैं। मुस्लिम वोट बैंक के हालांकि कांग्रेस के चुटकने की संभावना कम है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हालांकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अल्पसंख्यक वर्ग को रिझाने की कोशिश में जुटी हुई है। दरअसल भले ही तीनों सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन निर्णायक भूमिका जरूर निभा सकते हैं। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। गंगापुर राजसमंद राजमार्ग पर तेज गर्मी से जहां तापमान पर तेजी आ रही है, वहीं सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से गुजरने वाले इस राजमार्ग पर सियासी तापमान भी चढ़ने लगा है। तपती दोपहर में राजमार्ग के किनारे गन्ने की चरखी पर रुक कर लोग जहां अपना गला तरकर सुकून पाते हैं, वहीं सुकून के इन पलों में सियासी बात भी बतिया लेते हैं। इन लोगों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। हम खड़े हैं भीलवाड़ा राजसमंद राजमार्ग पर। ये बुणास गांव है जो सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र का गांव है। यहाँ गन्ने के रस की एक चरखी लगी हुई है। कुछ लोग यहाँ बैठ के बतिया रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह का, क्योंकि अब तो 17 तारीख नजदीक आ रही है और चुनाव प्रचार जो 3 दिन बाद समाप्त होने वाला 15 तारीख को, क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं विधानसभा उपचुनाव के? सड़क की बात है, बिजली पानी की बात है, या महंगाई मुद्दा है? सर, यहाँ से विकास की बात समझे तो सब कुछ पिछले भी अच्छा था और अभी भी अच्छा ही होगा। जो हमने चुना, जो नेता था वो चले गए। आशा है कि वो वही पहले जैसा विकास करेंगे। और अब कौन से मुद्दे जो इन चुनाव प्रचार में उभर कर आ रहे हैं? मुद्दे अधिकतर विकास से संबंधित है। जो विकास कराएगा वही वोट लेके जाएगा। पुणे का पानी नहीं आता सर, मुसीबत पुणे का पानी की हो रही है। अब थोड़े दिन बाद में बोल रहे हैं कि अभी आ जाएगा, 10-15 दिन में तो आ जाएगा। अब नहीं आया तो फिर वह नेता लोगों के हाथ में जा रहे, तो फिर क्या है? पीने के पानी, सड़क की क्या स्थिति है? सड़कें तो चल रही है, छोटे मोटे काम हो रहे हैं, अभी चल रहा है। नाड़ा वाड़ा है तो गाँव में चल रहा काम। बात तो कहीं न चली, एक ही बात जो समस्या है जो वो सब लोग बतावे है, वोट लेना जान आ जावे वापस कहीं मुंडो ही ने बतावा आनंद। लेकिन आज बात चुनाव आ रही है तो वापस मांग आ जावे टर्न बेस जीतियान वाप आपके करे, यह समस्या है। तो उम्मीद के सहारे जिंदा है कि यहाँ विकास होगा, हॉस्पिटल भी होगा, सड़क भी ठीक होगी, इस तरह की बात करें। वास्तव में जो चुनाव प्रचार के दौरान जो कसलापन आ गया था, कड़वाहट आ गई थी, वो अब इस गन्ने के रस से मिठास आ जाएगी। बाकी मिठास तो किसके मुंह का स्वाद बिगड़ेगा और किसके मुंह में और ज़्यादा मिठास आएगी, ये तो मतगणना 2 मई को ही पता लगेगा। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज़ 18, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की और। बात कोरोना की बढ़ती रफ्तार की। देश भर में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 1,61,736 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना ने 879 लोगों की जान ले ली है। देश भर में इस समय कोरोना के कुल मरीज 1,36,89,453 हैं। इनमें 12,64,698 एक्टिव केस है, यानी इनका अस्पताल या घर में ही इलाज चल रहा है। कोरोना के कारण 1,71,058 लोग अब तक काल के गाल में समा चुके हैं। वहीं कुल 1,22,53,697 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली के साथ पूरे देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर देखा जाए तो दिल्ली में सरकार की तरफ से लगातार इस बात की अपील की जा रही है कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। बचाव का सबसे बड़ा यही तरीका है। कोरोना के जितने भी प्रोटोकॉल हैं, गाइडलाइन हैं, उसका सभी लोग फॉलो करें। सबसे बड़ी बात है कि 24 घंटे में जो रिपोर्ट आई है वो बहुत ही डरावनी है। अगर देखा जाए तो 24 घंटे में 1,61,736 नए मामले आए हैं। इतने लोग संक्रमित हुए हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो 879 लोगों की मौत हुई है। यह जो रिपोर्ट आई है बहुत ही चिंताजनक है। अगर पूरे आंकड़े की बात की जाए तो अभी तक 1,36,89,453 केस सामने आए हैं देश भर में। वहीं अगर रिकवर की बात की जाए तो 1,22,53,697 रिकवर हुए हैं। और वहीं अगर एक्टिव केस की बात की जाए तो 12,64,698 केस हैं। और जो डेथ हुई है अभी तक
देश भर में वह 1,71,058 है, 58 है, जो बहुत ही डरावनी है। अगर वहीं टोटल वैक्सीनेशन की बात की जाए कि टोटल वैक्सीनेशन अभी तक कितने हुए हैं, तो देश भर में टोटल वैक्सीनेशन 10,85,33,085 हुए हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो अभी तक के आंकड़े आए हैं यह बहुत ही चिंताजनक है और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम तेज़ी से हो रहा है। उसके बाद भी अगर देखा जाए तो मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार की तरफ से लगातार अपील की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री इस बात को अपील कर रहे हैं कि जो सोशल डिस्टेंस का पालन करना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए सभी लोग, और जो कोरोना से बचाव के जितने भी नियम हैं उसको लेकर सभी लोग सजग हो जाएं और फॉलो करें। यही सबसे बड़ा कारगर उपाय है। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं मरुधरा में फिर कोरोना विस्फोट। आज 5,771 नए केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 25 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में सबसे ज्यादा 961 नए केस सामने आए हैं। एक्टिव केस 36,000 के पार। कोरोना विस्फोट एक बार फिर राजस्थान में 961 नए केस सिर्फ राजधानी जयपुर में आए हैं। हॉटस्पॉट बन चुका है जयपुर। मरुधरा में 36,000 के पार एक्टिव केस। ये जिलेवार आंकड़े देख लीजिए। जयपुर में 961, उदयपुर में 709, जोधपुर में 628, कोटा में 683, भीलवाड़ा में 296, अलवर में 327, अजमेर में 172, राजसमंद में 139, बीकानेर में 136 और चित्तौड़गढ़ में 121 नए केसेस सामने आए। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ गृहस्थी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, ललित जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और ओम प्रकाश कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर आपको लिए चलते हैं। सौरभ गृहस्थी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और राजधानी जयपुर इसलिए क्योंकि हॉटस्पॉट बन चुका है जयपुर। कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामलों ने एक बार फिर से जयपुर को सुर्खियों में ला दिया है। सौरभ, 961 नए केसेस। जी बिल्कुल, बहुत ही हालत जो है वो भयावह होते जा रहे हैं। रोजाना जो है वो मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और कुछ इलाकों में तो करीब 40 से 50 मरीज जो हैं वो रोजाना सामने आ रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा चिंता पैदा कर रहे हैं। खासतौर पर मानसरोवर, मालवीय नगर, दुर्गापुरा, गोपालपुरा, जगतपुरा, ये वो इलाके हैं जहां पर बहुत तेजी से संक्रमण जो है वो अब फैलने लगा है और ज़्यादातर मरीज इन इलाकों से ही सामने आ रहे हैं। यही कारण है कि अब पुलिस द्वारा जो है वो जिन जिन इलाकों में ज़्यादा मामले आ रहे हैं उन इलाकों में चिन्हित स्थानों पर कर्फ्यू लगाने का जो दौर है वो अब शुरू हो चुका है। लेकिन जिस प्रकार से आम लोगों में जागरूकता देखने को मिलनी चाहिए वो अभी भी जो है वो नाकाफी जो है वो सामने आ रही है। प्रदेश भर में पिछले 24 घंटों में 8,000 से अधिक लोगों पर करीब 22 लाख रुपए का चालान हुआ है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से लोग जो है वो लापरवाही जो है वो बरत रहे हैं। जबकि इस पूरे साल में जब से महामारी एक्ट लागू हुआ है तब से लेकर अब तक 13 लाख लोगों के खिलाफ चालान हुए हैं। तो ये बताता है कि किस प्रकार से जो है वो लोग जो है वो लापरवाही कर रहे हैं। अगर 13 लाख लोग प्रदेश में बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए नहीं नजर आएंगे तो यकीनन जो है वो कोरोना का ग्राफ जो है वो इसी तरह से बढ़ता रहेगा। लेकिन खास बात यह है कि इस अप्रैल का महीना जो है वो बहुत ज्यादा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। 36,000 से अधिक मामले इस 12 दिनों में आ चुके हैं और 133 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये बताता है किस प्रकार से गंभीरता अब बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर यही हाल अगर कुछ दिन और चले तो फिर राज्य सरकार को भी और ज्यादा सख्ती करनी पड़ सकती है और लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प राज्य सरकार के पास रह नहीं जाएगा। बढ़ाने को मजबूर हो जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन अगर लोगों ने मजबूर किया तो ये कदम भी उठाना पड़ेगा। जोधपुर लिए चलते हैं। ललित, क्या हाल जोधपुर के?
देखिए सुमित, जोधपुर के हाल कॉम्बेस ऐसे ही हैं जिस तरह से लगातार कई जिलों से सामने आ रहे हैं। 628 मामले नए सामने आए हैं, तो साथ ही 3 मौतें और दर्ज की गई है। पिछले 12 दिनों की बात की जाए तो 4288 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं और 18 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये जो डरावने आंकड़े और जो मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ये एक चिंता का कारण है। कारण साफ तौर पर है कि लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और मास्क नहीं पहना जा रहा है। यही कारण है कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में बहुत जल्द 9 बेड की स्थिति है। जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा मथुरादास माथुर अस्पताल स्थित कोविड सेंटर है, वो अब लगभग भर चुका है। वहाँ पे तमाम बेड फुल हो चुके हैं। तो ऐसे में जिस तरह से लगातार तेजी से संख्या बढ़ रही है, शहर में 37 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। प्रशासन सख्त है, लगातार चालान किए जा रहे हैं, बिल्डिंगें सीज की जा रही है। लेकिन जो आंकड़ों पर लगाम लगाने की बात है, वो अब तक देखने को नहीं मिल रही है। तो जिस तरह से लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है, वही कारण है कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। बात को समझना होगा, गंभीरता को समझना होगा, मास्क पहनना होगा और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। कोटा में 683 केस आए हैं। ओम प्रकाश, क्या कर रहा है प्रशासन और कितना लोगों का सहयोग प्रशासन को, सरकार को? क्या तस्वीरें कोटा से? एक ही दिन में 683 मरीजों की जो जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वो यूं कहा जा सकता है कि पिछले 8 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की जाती है बार बार, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद उस अपील का कोई खासा असर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग इसी तरह बेपरवाह है और अस्पताल में भर्ती मरीज भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। जेके लोन अस्पताल की जो दृश्य है वो बहुत ही भयानक कहा जा सकता है। छोटे बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कोटा में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोटा में कहर किस तरह है, इसका आंकलन इस तरह से किया जा सकता है कि पिछले मात्र 12 दिन में जो एक्टिव केस की संख्या है। शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। ललित आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सौरभ तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। जयपुर, कोटा और जोधपुर से तस्वीरें दिखाई, लगातार मामले बढ़ते हुए बड़ी खबर आ रही है। इस बीच सांसद सुभाष बहेड़िया भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सुभाष बहेड़िया होम क्वारंटीन अब हो गए हैं। बहेड़िया ने संपर्क में आए लोगों से भी टेस्ट कराने की अपील की है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, कोरोना का प्रकोप बढ़ता हुआ और इस बीच एक बड़ी खबर, सांसद सुभाष बहेड़िया कोरोना पॉजिटिव, इनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। होम क्वारंटीन इसके बाद सांसद महोदय हो गए हैं और सांसद जी ने अपने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की भी अपील की है। तो हल्के में ना लें, कोरोना फिर से लौट आया है। दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच आज से नवरात्रों की भी शुरुआत हो रही है। नवरात्र की शुरुआत के दिन घर घर माता रानी के घट की स्थापना की जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर के दौरान आज से नवरात्रों की शुरुआत हो गई है। घर घर में माता रानी के घटों की स्थापना की जा रही है। वहीं मंदिरों में भी अल सुबह से ही श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अभी इस समय हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के दुर्गा माता मंदिर परिसर में मौजूद हैं, जहां का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अल सुबह से ही श्रद्धालु माता रानी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि मंदिर प्रबंधन के द्वारा पूरा इंतजाम किया गया है ताकि श्रद्धालु माता रानी के दर्शन भी कर सके और साथ में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना भी कर सके। बिना मास्क के किसी भी श्रद्धालु को अब मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। साथ ही कोशिश ये की जा रही है कि जैसे ही मंदिर में श्रद्धालु प्रवेश करे वो माता रानी के दर्शन करे और ज़्यादा देर उसको समय ना लगाना पड़े। अभी मैं उस कॉरिडोर में मौजूद हूँ जहाँ से आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और ये श्रद्धालु अब जैसे ही माता रानी के दर्शन करते हैं उन्हें इसी कॉरिडोर के बाहर की तरफ भेज दिया जाता है। हम पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी, क्या इंतजाम किए गए हैं श्रद्धालु में? सैनिटाइज का इंतजाम किया गया है, मास्क लगा के हैं, हाथ धो के हैं, उसके बाद मत्था टेक के अपना प्रसाद यहाँ चढ़ाइएगा और प्रसाद अपना दूसरा वहाँ से ले लीजिएगा। तो देखिए, जैसा कि पंडित जी ने बताया था कि श्रद्धालुओं को ज़्यादा देर यहाँ रुकने नहीं दिया जा रहा है। अधिकांश लोग हैं वो आते हैं, माता रानी का प्रसाद चढ़ाते हैं और यहाँ से फिर जल्दी उन्हें वापस भेज दिया जाता है ताकि किसी भी तरह की भीड़ ना हो।
मंदिर प्रबंधन के द्वारा इस बार प्रसाद वितरण की व्यवस्था नहीं रखी गई है। साथ ही मंदिर में सत्संग या किसी भी तरह के कीर्तन की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सत्संग और कीर्तन के दौरान अक्सर भीड़ होने की उम्मीद रहती है और इस भीड़ की वजह से कोरोना प्रोटोकॉल की अवहेलना होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से आज पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। श्रद्धालु माता रानी के पहले स्वरूप शैलपुत्री के दर्शन कर रहे हैं और माता रानी को अपना शीश झुकाकर उन्हें नमन कर रहे हैं। तो इस तरह से एक बार न्यूज़ 18 अपने सभी दर्शकों से फिर से अपील करता है कि इस नवरात्रों के दौरान न केवल माता रानी के दर्शन करें, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल को भी पूरी तरह से फॉलो करें, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचना ही एकमात्र उपाय है और कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी भी है और समय की डिमांड भी है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। असम के विधायक प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी। एक कोरोना काल के बीच एक बड़ी खबर। विधायक प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी। आज प्रत्याशी अजमेर के लिए रवाना हुए हैं। होटल फेयरमाउंट में इनकी बाड़ेबंदी की गई है, क्योंकि कोरोना राजनेताओं से, बाड़ेबंदी से, राजनीतिक रैलियों से दूर रहता है, इसलिए इनकी बाड़ेबंदी की गई है होटल फेयरमाउंट में। और अब इन सभी विधायक प्रत्याशियों का अजमेर दरगाह जाने का कार्यक्रम है। सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी भी इनके साथ मौजूद हैं। बस में बैठाकर इन्हें अजमेर ले जाया जा रहा है।